हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे क्लास 8 के हैं ना, तो ये उन्हीं के लिए वीडियो रहेगी। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, आंसर के साथ है। आप इसे ध्यान से समझिएगा। और एक मैं आपको एडवाइस दे दूं, जिन बच्चों ने बुक को अच्छे से पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी है, वो तो इजीली सारे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बुक से लाइन लिखी आएंगी, आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सी लाइन गलत है, कौन सी लाइन सही है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस पेपर देखो देखो आपको कितना आता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, हिंदी वाले सुन सकते हैं, बताऊंगा तो मैं हिंदी में ही। वैसे मैंने हिंदी में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ठीक है, अब देखो, व्हेन वाज अवध अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अवध पर कब्जा किया था। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1856 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। ये कह रहा है गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का 1857 में। तो चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। जो बच्चे डीपली पढ़ना चाहते हैं तो वो इनके बारे में थोड़ा और पता कर लें कि ये क्या करते थे, ये भारत में कब आए, या आप एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उससे पढ़ें। फिर नेक्स्ट है हु लेड द रेबेलियन इन झांसी। झांसी में किसने विद्रोह किया था 1857 में। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नाना साहब ने, वीर कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या ब्रिजेश कादर ने। तो सब जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स मेनली ग्रो इन। ये कह रहा है जो नुकीलीदार झाड़ियां होती हैं वो कहाँ पर उगती हैं। आपको पता ही होगा, रेगिस्तान जैसे इलाके में जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या है, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ वाटर क्लींसर ऑफ द एनवायरमेंट। ये कह रहा है पूरे पर्यावरण को साफ करने में सबसे बड़ा रोल इनमें से किसका है। तो वल्चर जो गिद्ध होते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्यावरण को साफ करने में। फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हमारे देश की जो संसद है ना, उसमें क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सभी। तो ये तीनों की तीनों पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। एमसीक्यू की जगह क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंट होता है। इसे लोअर हाउस कहते हैं, इसे अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में 543, अच्छा, और राज्यसभा में 250। अब एक बार बता दूं, आपकी जो बुक है ना, जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे ना, तो आप वहां देखेंगे 245 लिखा होगा। तो आपको अपनी बुक के हिसाब से टिक करना है। ठीक है, इस चैप्टर को खोलेंगे तो बुक में एक पिक्चर बनी है, ये 2-3 सालों से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, आप उसमें देखकर अच्छे से उसे कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे सुन रहे हैं जिन्होंने बुक ओपन किया, वो कमेंट में लिख के भी दे मुझे कि लोकसभा में कितनी सीटें लिखी हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें लिखी है, पिक्चर के नीचे लिखा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको पता लगाना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला, ये कह रहा है जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो 20 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। देखिए, राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, और लोकसभा में 2 मेंबर जो है नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात। अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फेडरलिज्म रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो, ये कह रहा है जो संघवाद होता है उसमें एक से ज्यादा स्तर पर सरकारें होती हैं। ये बिल्कुल ठीक, हमारे देश में फेडरलिज्म है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, आतिशी जी हैं। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो फादर कहलाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बिल्कुल ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आप डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम लोगे। अगर आपसे पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है, तब भी आप डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलोगे। अगर आपसे बोलोगे चीफ कौन थे, तब आप राजेंद्र प्रसाद जी बोलोगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट ये कह रहा है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय, ये कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो है वो किसने इम्प्लीमेंट किया, ये लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स होता क्या है। अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता तो फिर वो सारी की सारी सत्ता जो है ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेगी, तो उसे ही कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था। रानी चेन्नम्मा जो थी वो कहाँ की थी, वो कित्तूर कर्नाटक की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डैश अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम। जब श्रीरंगपट्टम में जब बैटल हुआ तो कौन सी अलायंस श्रीरंगपट्टम पे जो है ना इम्पोज कर दी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पर ना गलत छप गया है, यही छप गया, तो मैं इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप ना अब अपनी आर्मी नहीं रख सकते, ब्रिटिश सरकार जो आपको आर्मी देगी आपको उसी को रखना है और बदले में ब्रिटिश सरकार की आर्मी का सारा खर्चा भी आपको उठाना है। ठीक है, तो ये सब्सिडरी अलायंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कह रहे द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फोर्ट इन द ईयर, ये कह रहे जो बक्सर की लड़ाई वो कब हुई थी, 1764 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कह रहे थे बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1757 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से आप इनकी तैयारी करना। फिर नेक्स्ट है ये कह रहे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहे जो कंट्री है ना उसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब किसी भी कंट्री को संविधान क्यों चाहिए। आप बना बना के लिख दो, अपनी लैंग्वेज में बना के छोटे छोटे भी लिख सकते हो कि कंट्री को लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, समझ में आई। आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कंट्री के अंदर आ सके। ठीक है, मैं मेन आपको बता रहा हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि किसी को हार्म ना हो। ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बन सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को बनाने में भी और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में भी। ठीक है, और जितने भी कंट्री के लोग हैं वो इस कंट्री से जुड़े जा सके, इस प्रकार की फैसिलिटीज, इस प्रकार के प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, हमारे देश में पावर का बंटवारा किया गया तो उस पर आपको शॉर्ट नोट बताना है। तो आप बताओगे हमारे देश में जो पावर को ना वो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, फेडरल सिस्टम में। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। ये आप मेन ये चीज़ बता देना। ठीक है, और आप इसमें बता देना जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हाईली पावरफुल होती है, वो पूरी कंट्री के लिए होती है जैसे मैं बोल रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट के लिए होती है और म्यूनसिपल या पंचायत जो होती है वो लोकल रीजन के लिए होती है, जो उनके लिए काम करती है। बस इतना लिख दो। ठीक है, अब सेंट्रल जो है, जैसे अगर आप बताना चाहते हो और सेंट्रल में तो आप बता सकते हो कि सेंट्रल जैसे फॉरेन जितने भी अफेयर होते हैं उस पर, जैसे विदेशी कोई भी मामला उस पर जो है ना डील करती है। अगर नोट छापने हैं, बैंकिंग सिस्टम है, वो सेंट्रल है। स्टेट जो है वो स्टेट के अंदर जो भी ट्रेड वगैरह उसको देखती है। और जो लोकल बॉडीज होती हैं, ये म्यूनसिपल हो गए, पंचायत होगी, तो ये आप स्कूल या ड्रेनेज सिस्टम, लोकल जो रीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करती है। आप थोड़ा और बताना चाहते हो तो। फिर नेक्स्ट है ये इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोलिंग भी करती है, गाइडिंग भी करती है और इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करती है। कैसे, मतलब ये आपसे पार्लियामेंट की कार्य पूछ रहा है तो आप ये बताना कि पार्लियामेंट इंडिया की जो है वो सुप्रीम है, हेड है, लॉ मेकिंग बनाने में कानून बनाती है। पार्लियामेंट के आप बता देना इसके 3 अंग होते हैं। देखो पॉइंट्स में लिखना, पहले आप लिख देना कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग है, कानून बनाती है। फिर आप लिखना इसके 3 अंग होते हैं। संसद की बात चल रही है तो आप इसमें लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट बता देना। फिर आप बताना कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ना वो बहुत सारे काम करती है। ठीक है, कैसे, वो आपको पता है कैसे कंट्रोल करती है इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट। जैसे मान लो जो पार्टी
पावर में नहीं है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो पावर में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, ठीक है, और उसके काम को अगर वो गलत है तो उसे रोक सकती है। और इस पर जो है ना क्योंकि यहाँ पर बहस वगैरह होती है, ठीक है, इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, तो बैक डिसीजन लिया जा सकता है। और जो पब्लिक है ना इंटरेस्ट, उसके थ्रू यहाँ पे सोचने के लिए गवर्नमेंट को जो है ना एक तरह से मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आप अपनी लैंग्वेज बना कर, मैं समझाता चले जा रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कह रहा है आपको 3 तरीके बताने हैं कि हम लैंड जो हमारी ज़मीन है उसको हम कंजर्व कर सके, मतलब बचा सके। तो आप खुद बताओ हम ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। पहला, पेड़ लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम जंगल पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। दूसरा, अगर हम एंक्रोचमेंट को रोक दें तो एंक्रोचमेंट जैसे बहुत सारे जो जानवर हैं वो अगर ओवरग्रेजिंग करते चले जाएंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, वहाँ से घास फूस जो प्राकृतिक जो पौधे उगे हुए हैं वो खत्म होने लग जाएंगे, तो उनको रोक कर। और फिर आप केमिकल पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल लिमिटेड करके, मतलब फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके आप खाद का प्रयोग करें, यानी कि आप मैन्योर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लोगों को अवेयर करके भी आप लिख सकते हो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से। फिर ये कह रहे हैं आप 3 तरीके बताओ कि आप पानी को कैसे बचा सकते हो। तो देखो, पानी को बचाने के आप सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आए ना तो लिख देना फॉलोइंग आर द रीजन, ठीक है, फॉर कन्वर्जिंग द वाटर या वाटर कन्वर्जिंग, इस तरीके से लिखा करो। या जैसे यहाँ पे लिखा है द 3 मेन मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलोज, सबसे पहले ऐसे हेडिंग डाला करो। फिर आप अपने बता दो कि जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है ना उसको रिवर्स में जो है ना मिक्स मत होने दो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो रेन के वाटर है उसको बचा के रखो, ठीक है, बारिश के पानी को बचा के रखो। तीसरा, जो इरिगेशन है ना उसके लिए स्प्रिंकल मेथड अपना के ड्रिप इरिगेशन मेथड अपनाओ। और भी बहुत सारे पानी को बचाने के तरीके, जैसे कहीं ओपन टैप है आप उसको क्लोज कर दो, इस तरीके से। ये कह रहा है आप बताओ वाइल्ड लाइफ जो है ना उसके ऊपर बताओ, वाइल्ड लाइफ क्या होती है। आप बोलोगे जो वेजिटेशन है, ये जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जितने भी जंगल में रहने वाले जीव जंतु है ना वो क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आप बोलोगे वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन को जनरेट करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, और हमें बहुत सारा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। 3 पॉइंट्स में लिख देना, ठीक है, जो मैंने बोले। आप वीडियो को पूरा सुन भी सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट को बनाने में देखो छोटे छोटे जीव होते हैं, फ्लावर के पॉलिनेट ले जाते हैं एक जगह से दूसरी, तो इकोसिस्टम इससे बैलेंस रहता है। पक्षियों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, वल्चर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, पर्यावरण को साफ करते हैं, पर्यावरण को बनाए रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना बना के आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है आप बताओ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस that were introduced by the British after the rebellion of 1857। जब 1857 का विद्रोह हो गया था उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से भारत पर कंट्रोल पा लिया तो उन्होंने कौन कौन से चेंज करे, तो आप बताइए ये आप फॉलोइंग चेंज करे। देखो, पहला, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द न्यू लॉ, उन्होंने नया लॉ पास करा इन 1858 में, जिसमें सारी पावर जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। मतलब अब ब्रिटिश सरकार खुद कंट्रोल करेगी पूरे भारत को। तो आप इसे मेन ये बता देना कि ब्रिटिश सरकार सारी पावर अपने कंट्रोल में रखेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एक मेंबर जो है ना ब्रिटिश कैबिनेट का अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, मिनिस्टर फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। और इतना बहुत है। और बता सकते हो कि काउंसिल भी बनाए गए जो एडवाइस करेगी जो भी भारत का गवर्नर बनेगा या वाइसरॉय बनेगा। क्योंकि यहाँ पर पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नर बनेगा ना उसको वाइसरॉय की जो है ना पोजीशन दे दी गई, मतलब उसका कद बढ़ा दिया गया, ठीक है। और सारे के सारे काम जो है ना वो इंग्लैंड की महारानी के नाम से होंगे, ठीक है। तो इसमें मेन आप लिख लेना, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये कह रहे जितने भी रूलर्स हैं
कंट्री के। तो ऑल द रूलर्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी ऑक्यूपाइड इन फ्यूचर। उनको ये विश्वास दिला के कि भाई अब आपकी जो टेरिटरी आपके पास रहेगी, हम एक्वायर नहीं करेंगे। दे वर अलाउड टू हैंड ओवर देयर प्रिंसिपल स्टेट, उन्हें उनकी जो राजा महाराजा की जो इलाके उन्हें दे दी जाएंगी। ठीक है, अगर उन्होंने बच्चा गोद लिया तो भी, मतलब वो अब मान गए, गोद लिया बच्चा भी मान लेंगे वो। ठीक है, बट ही वॉज इंस्पायर्ड टू एक्सेप्ट द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, लेकिन उन्हें जो है ना ब्रिटेन की जो महारानी है उनके नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इंडियन रूलर वर गिवन फ्रीडम टू रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, और इंडियन जो रूलर्स है वो उन्हें फ्रीडम दी जाएगी। इंडियन रूलर वर गिवन फ्रीडम टू रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए आप अपने इलाके को संभाल सकते हो। सबसे बड़ा कदम देखो, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना ये वाली चीज तो कोई बात नहीं, मेन आपने बता देना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये करा कि ब्रिटिश सरकार ने ना आर्मी का जो पोर्शन था ना पहले से वो चेंज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, इट वॉज डिसाइडेड टू रिड्यूस द proportion of Indian soldiers in the army and increase the number of the European soldiers। ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सोल्जर को कम कर दिया और यूरोपियन सोल्जर को ज़्यादा भर लिया। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला लिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोस्ट ऑफ द वुड नाउ बी रिक्रूटेड फ्रॉम द अमंग गोरखा, सिख एंड पठान। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, इन लोगों को ज़्यादा भरने के मुकाबले इन लोगों को भरना शुरू कर दिया, गोरखा को, सिख को और पठानों को। और क्या किया गया, और लैंड और जो प्रोप्राइटरी है ना ऑफ मुस्लिम की वो क्या कर दी गई, कॉन्फिस्केटरी कर दी गई और लार्ज स्केल पर बड़ी मात्रा में ठीक है कब्जे में ले ली गई। ही वॉज यूज, क्योंकि उन्हें सस्पिशन यानी कि शक की नज़र से देखा जाने लग गया। ठीक है, और क्या करा, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द रिलीजन। और ब्रिटिश सरकार ने एक फैसला ये दिया, जरूर लिखना, उन्होंने कहा आप किसी भी धर्म को, किसी भी रीति रिवाज को मान सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा राज रहेगा बस। और पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंड ओनर्स एंड जमींदार एंड टू परपेचुएट देयर राइट ओवर द लैंड। और जो पॉलिसीज थी ना उसमें लैंड ओनर्स और जमींदार की रक्षा के लिए मतलब बना दी गई, मतलब वो भी अपने पास जमीनें रखना चाहे तो रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कह रहा व्हाट वर द रीजंस फॉर द रिबेलियन ऑफ 1857। ये कह रहा 1857 में इतनी बड़ी मात्रा में विद्रोह क्यों हुआ था। तो आप ये बताओगे जो विरोध हुआ था ना वो 1857 में हुआ था। ठीक है, और इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला देखो, एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी था ना उसकी पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, कब्जा कर रहा था वो। लॉर्ड डलहौजी ना भारत की चीज़ों पर कब्जा कर रहा था। वो क्या कर रहा था, अगर कोई राजा है ठीक है, वो क्या कर रहा था, अगर राजा कोई बच्चा गोद ले रहा है तो उसके शासन को मान नहीं रहा था और उसको अपने में मिला रहा था, जबरदस्ती अपने में मिलाता चला जा रहा था अपने ब्रिटिश राज्य में। तो पहला रीज़न ही हो गया। दूसरा रीज़न है भी लिखना, जो पेंशन या टाइटल थे ना वो राजा महाराजा की सब खत्म कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो मतलब उसमें पैसा वगैरह मिलता था सब बंद कर दिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप देखोगे, जैसे यहाँ पर जो नाना साहब थे, द एडोप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव के थे, ये गोद लिए बैठे थे नाना साहब। ठीक है, और कर्नाटक और सूरत और तंजौर, इट वॉज आल्सो इम्पोर्टेंट टू एब्लिश, यहाँ सब टाइटल पेंशन इन सबकी बंद कर दी। मेन आप ये लिखते ना कि पेंशन और जो टाइटल्स दिए गए थे वो सब हटाने शुरू कर दिए, जिससे कि लोगों को गुस्सा चढ़ गया। और क्या किया, और जो अवध के अंदर हुआ ना तो वो बड़ा कारण माना गया 1857 में विद्रोह होने का। वाजिद अली शाह लास्ट नवाब था। ठीक है, हालांकि वो सही काम करता लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको बोला कि तू मिस गवर्नेंस कर रहा है, मतलब अपने राज्य में सही से काम नहीं कर रहा, तो जिससे लोगों में और ज़रा दुर्भावना फैल गई। ठीक है, और ब्रिटिश और क्या कारण था, ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ना उसने भी विद्रोह किया, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, उनको शोषण हो रहा था और डेट उनका बढ़ता चला जा रहा था, कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, जिसके से वो भी परेशान थे।
और क्या रीज़न हो सकता है? ये कह रहे इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो भी बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार के लोग खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हैंड से बना हुआ जो काम था ना, जो हैंडलूम वगैरह जैसा काम होता है, हैंडीक्राफ्ट जो काम होता है, वो सारा ब्रिटिश सरकार की वजह से ख़त्म हो गया था, इसलिए ये भी लोग विद्रोह में हो गए। उसके बाद और क्या रीज़न था? उसके बाद ये था कि आर्मी के अंदर ही भेदभाव होता था, मतलब जो इंडियन आर्मी में लोग थे उनको इक्वलिटी नहीं थी, ना सैलरी में ना प्रमोशन में, ना सैलरी अच्छी मिलती थी ना उन्हें प्रमोशन दिया जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये जरूर लिखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पता है इतना बड़ा विद्रोह इसलिए हो गया जब वहाँ की आर्मी को ही पता चला कि जिस कारतूस को या जिस भी जो राइफल वगैरह जो भी गन वगैरह अगर उसको यूज़ करेंगे तो उसमें जो है गाय या सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, विरोध कर दिया। ये लिखा यूज इन देयर, ये लिखा है कार्ट्रिजिस में, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोह कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आप रोल बताइए पार्लियामेंट का, ठीक है, भारत में क्या रोल है? तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं। देश की नेशनल गवर्नमेंट को बनाने में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आप बताओगे पार्लियामेंट के जो है ना, वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, आप बताओगे कि हाउस 2 होते हैं, ठीक है, 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। और जो लोकसभा होता है उसमें जनता जो है खुद चुनती है अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जबकि राज्यसभा में राज्य में जिसको जनता ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के अंदर सदस्यों को चुन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में पार्लियामेंट का क्या रोल है? तो आप बोलोगे लोकसभा के अंदर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो एमपी बनते हैं वहाँ पे, फिर उन एमपी में से ना जिस पार्टी के पास 272 सीट्स होती हैं, देखो एग्जाम में एमसीक्यू में भी आता है कि भारत में मेजोरिटी की सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, आप बताओगे 272 होती हैं सीट्स, ठीक है। और देखो हमारे देश में 543 सीट होती हैं, 2 जो सीट होती हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति चुनते हैं, तो टोटल 545 सीटें हैं। एमसीक्यू में आएगा तो 545 पे टिक करके आना, समझो ना मेरी बात। उसके बाद फिर लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है फिर उसी में से कोई जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनता ने उसे चुना, तो जनता के लिए वो बहुत सारे डिसीजन लेता है अपना बना कर, तो जैसे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फिनांस को लेकर, रेलवे को लेकर, डिफेंस को लेकर, इस तरीके से। ये कह रहा है अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर कोalition गवर्नमेंट बनती है। ये एग्जाम में पूछता है कि कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, तो आप बताओगे जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप बना के लिख सकते हो कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती इलेक्शन में तो ऐसी सिचुएशन में पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जाम में पूछ रहे गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। और राज्यसभा के बारे में अगर पूछेगा तो राज्यसभा में जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट हैं, उसमें जिनकी सरकारें हैं या जो और भी पार्टियां हैं, तो जो रेशो आती है तो उसके हिसाब से जितनी सीट उस राज्य या यूनियन टेरिटरी के है तो वो सारी सीट के अकॉर्डिंग राज्यसभा में उनको सीट दी जाती है, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर अपने अपने काम करते हैं। फिर देखो पैसेज है, ठीक है, पैसेज पढ़कर अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देना। तो मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा, केवल आंसर करता हूँ। हाँ, ये बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन होता क्या है। जब मिट्टी की ऊपरी परत हट के अलग हो जाती है ना, उससे बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो ये पहला है, व्हाट इज द मेजर थ्रेट टू सोइल एज ए सोर्स। ये कह रहे मिट्टी जो है ना एक संसाधन के रूप में, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसका इरोजन हो जाना, उसका हट जाना। अगर वो वहां से हट जाएगी तो वो फिर काम किससे करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड
तो सोइल डिग्रेडेशन, ये कह रहे हैं इनमें से किसके से सोइल की ताकत खत्म नहीं होती? बताओ, पेड़ काटने से, ज्यादा चराई करने से, बाढ़ आने से, या टोपोग्राफी करने से? तो टोपोग्राफी से ही, क्योंकि अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर नेक्स्ट है, विच फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, मतलब किससे मिट्टी की ताकत खत्म होती चली जा रही है? तो एक तो ह्यूमन के द्वारा, दूसरा प्रकृति के द्वारा भी हो जाती है, तो सी आंसर आएगा। फिर उसके बाद आपकी हिस्ट्री में से पैसेज है, शाहजदौला वगैरह वगैरह आपने पढ़ा होगा। फिर पहला क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ के बताना वैसे तो आपको, ये कह रहा है हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद कौन नवाब बना था? तो इसका आंसर सिराजुद्दौला। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा हु वाज कीन ऑन हैविंग अ पपेट रूलर इन बंगाल, कौन कठपुतली जैसा राजा बनाना चाहता था? तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो भी राजा बने वो हमारे अकॉर्डिंग चले। फिर इसको नेक्स्ट है, हु आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू, मतलब किसने कंपनी को रोक दिया, बोला कि तुम में भी पैसे भरने पड़ेंगे? सिराजुद्दौला ने टक्कर ली थी कंपनी से, ठीक है, और फिर उसके बाद वो हार गया था, ठीक है, लेकिन उसने बहुत संघर्ष किया था। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। अब जैसे ये पार्टीज है अलग अलग, इनको अलग अलग सीट मिली हुई है, टोटल इस देश में 285 सीट है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछेगा कि मेजोरिटी कितनी सीट चाहिए, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना, 200 2 4 2 2 4.5। तो अगर किसी को सरकार बनानी है तो 142 पॉइंट अगर कुछ भी आ जाए तो उससे अगला नंबर हमें नेचुरल लेना पड़ता है, तो 143। तो अगर सरकार बनानी तो हमें 143 सीट चाहिए। तो पहले पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा सीट मिली है, तो वो है क्षेत्र विकास पार्टी। फिर इसने बोला है कि व्हाट इज द मेजोरिटी मार्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अगर मुझे गवर्नमेंट बनानी है तो इसमें से मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? देखो मैंने अभी करा था ना, आधे में पॉइंट जोड़ दे तो 143। फिर ये कह रहा है हु आर सेड टू बी एन इंडिपेंडेंट, किसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है? पता है इंडिपेंडेंट जो किसी भी पार्टी का नहीं होता, जो किसी भी पार्टी का नहीं होता ना, जो अपने बल पर चुनाव लड़ता है, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर एक पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर देने हैं, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो एशिया से गुजरती है। और फिर नेक्स्ट है कह रहा है विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, तो एशिया यूरोप को अलग करने वाला माउंटेन का नाम क्या है? यूराल। फिर नेक्स्ट है द कंटिनेंट लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज, तो वो है एशिया। फिर नेक्स्ट है कह रहा है द कंबाइंड लैंडमार्क ऑफ द यूरोप एंड एशिया कॉल्ड, तो यूरोप और एशिया की जो लैंडमार्क है अगर वो जुड़ते हैं क्या बोलते हैं? यूरेशिया। फिर ना हमारा मैप वर्क है, तो देखो मैप वर्क तो आपका ये सेम आ सकता है और हर बार रिपीटेड होता है, कुछ अलग हो सकता है, इसलिए मैप याद कर लो। दिल्ली का है, बरेली का है, झांसी का है, कानपुर का है, फैजाबाद का। और ये तो आपकी हिस्ट्री से हो गया ना, तो और देखो मैप कौन सा आएगा, ये उनके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही मैप दे रखा है, बाकी मैं और भी चेक कर लूंगा, अगर और आ रहा होगा या कोई तो उसके रिगार्डिंग आपको अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।